फिल्म टैक्सी ड्राइवर असल घटना पर बनाई गई है। ये कहानी एक साधारण से टैक्सी ड्राइवर किम की है, जो अनजाने में कोरिया के लिए बहुत कुछ कर गया, जिसका नाम दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। और यकीन मानिए, किम की कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। तो उसने ऐसा क्या किया था, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण से टैक्सी ड्राइवर किम से, जिसे अपनी टैक्सी से बहुत प्यार है। वो अपनी टैक्सी को बच्चे की तरह संभाल कर रखता है। सारा दिन जब वो काम करके रात को अपने घर गया, तब वो अपनी बेटी को देखता है, जिसके सिर पर चोट लगी थी, और ये काम उसके मकान मालिक के बेटे ने किया था। दरअसल वो एक किराए के मकान में रहता है और किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी गुजर गई है, और वो अकेले अपनी बेटी की देखरेख करता है। उसकी जिंदगी बहुत तंगी में चल रही है, और आए दिन उसके मकान मालिक का बेटा उसकी बेटी के साथ लड़ते रहता है। इसलिए वो शिकायत लेके अपने मकान मालिक के पास गया। उस समय उसकी पत्नी थी। वो कुछ बोल पाता कि इससे पहले वो अपने बेटे की हालत दिखाती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, उसे भी काफी चोट आया था। वो ये भी कहती है कि तुमने 4 महीने का किराया नहीं दिया है, तो उसे तुम कब दोगे। ये सुनते ही किम कुछ बोल ही नहीं पाता और वापस आ जाता है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी के फटे जूतों पर पड़ती है। वो इतना लाचार था कि एक जूते तक नहीं ले पा रहा था, और हमेशा अपनी बेटी से अपने हालात के बारे में छुपाता रहता। रात को सोने से पहले वो रेडियो में सुनता है कि 18 मई से मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब पूरा शहर सेना के कंट्रोल में रहेगा और कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए जाएंगे। आसान भाषा में इसे हम एक तरह का लॉकडाउन कह सकते हैं, जो सीधा असर उसके काम पर पड़ेगा, जिसे लेकर वो परेशान हो रहा था। वहीं हमें जर्मनी के एक वीडियो रिपोर्टर पीटर को दिखाया जाता है, जो एक टीवी चैनल ARD के लिए काम करता है, और अभी वो जापान में रहकर काम कर रहा है। उसे अपने कुछ कलीग से पता चलता है कि कोरिया में कुछ बड़ा हो रहा है, जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। उसे शक होने लगा था कि वहाँ के नागरिकों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए वो अपनी पहली फ्लाइट पकड़कर कोरिया आ जाता है। वहाँ उसे सियोल के एक रिपोर्टर ली से पता चलता है कि जिस सच्चाई को वो जानने आया है, जिसे कोरिया की सरकार और सेना छुपाने की कोशिश कर रही है, वो उसे ग्वांगजू शहर जाकर पता चलेगा। इधर हमें किम को दिखाया जाता है, जो अपने हालात से परेशान होकर अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो किराया दे सके। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसका दोस्त मकान मालकिन का पति है। वो इस बात से हंस रहा था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मकान मालिक से पैसा मांग कर उसकी पत्नी को दोगे। वो बात कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर पर पड़ती है। वो कह रहा था कि मुझे आज एक फॉरेनर को ग्वांगजू ले जाना है, इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। वो इतने पैसों की बात कर रहा था जितने में किम अपने 4 महीनों का किराया दे सकता है। वो सोचने लगा कि अगर वो सवारी उसे मिल जाए तो वो अपना किराया भर सकता है, और फिर इसी सोच के साथ वो उस टैक्सी ड्राइवर से पहले वहाँ पहुँच गया और अपनी सवारी को पहचान भी गया, क्योंकि वहाँ एक ही फॉरेनर था, और वो फॉरेनर कोई और नहीं पीटर है। पर उसके साथ में जो पत्रकार था, वो किम से कहने लगता है कि मैंने तो कंपनी की टैक्सी बुक की थी, पर ये तुम्हारी खुद की लगती है। उस समय किम झूठ बोल देता है कि कंपनी की सारी गाड़ियाँ बिजी है, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। इतने में वो पूछने लगा कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। किम टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर जल्दबाजी में पीटर को अपनी टैक्सी में बिठाया और तेज रफ्तार के साथ निकल गया। उसके जाने के बाद बुक किया हुआ टैक्सी वहाँ आता है, पर वो बहुत लेट हो चुका था। किम पीटर को लेकर ग्वांगजू के लिए निकल चुका था। किम की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, फिर भी वो टूटी फूटी शब्दों में पीटर से बात करता है कि मैंने 5 सालों से सऊदी अरबिया में काम किया, वहीं से मैंने इंग्लिश सीखा है। पीटर को उसकी बात समझ में नहीं आता, और वो उससे कहने लगता है कि गाड़ी जल्दी भगाओ, मुझे जल्दी वापस भी आना है। पीटर ये भी समझ गया था कि किम को इंग्लिश बहुत कम आती है। बहुत जल्द दोनों ग्वांगजू बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें रास्ता बंद पड़ा मिलता
मिलता है। बैरियर लगे हुए थे और बोर्ड पर क्लोज लिखा हुआ था। ये सब पीटर अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा और किम को कहता है कि आगे चलो। किम को नहीं पता कि वो एक रिपोर्टर है। आगे जाने पर उन्हें आर्मी मिलती है जो ग्वांगजू आने जाने वालों पर रोक लगा रहे थे। वो किम से कहते हैं कि क्या तुम्हें बैरियर नहीं दिखा, तुम आगे नहीं जा सकते। उनकी बातें सुन किम को रिटर्न लेना पड़ा और ये देखकर पीटर उससे कहता है कि क्या हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं। ये सुनते ही किम गाड़ी रोक कर बताता है कि हम ग्वांगजू नहीं जा रहे हैं, वापस सियोल जा रहे हैं। तुमने देखा नहीं आर्मी वालों ने क्या कहा। पर पीटर को किसी भी हालत में वहाँ पहुँचना है। वो किम से कहता है कि अगर तुम मुझे ग्वांगजू नहीं ले गए तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब किम सोच में पड़ गया कि मैं ये पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। वो पीटर से एक और सवाल करता है कि तुम कैमरा लेकर ग्वांगजू क्यों जाना चाहते हो। पीटर कहता है कि तुम बस मुझे ग्वांगजू पहुंचा दो, ये मेरे बिजनेस का एक हिस्सा है। ये सुनकर किम उसे एक बिजनेसमैन समझने लगा और फिर वहाँ के एक किसान से ग्वांगजू जाने का दूसरा रास्ता पूछता है। उस किसान ने एक कच्चा रास्ता के बारे में बताया। फिर वो पीटर को लेकर निकल गया, पर उस रास्ते में भी आर्मी तैनात थे। वो किम को रोक लेते हैं। यहाँ पे किम उन्हें समझाता है कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका जाने वाले थे पर अपनी फ्लाइट छोड़कर उसे यहाँ आना पड़ा। ये अपना एक इम्पोर्टेंट पेपर ग्वांगजू में भुलाए हैं, उसी को लेने जा रहे हैं। वो पेपर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर सोल्जर कहता है कि ठीक है जा सकते हो, पर तुरंत वापस आना, वहाँ दंगे हो रहे हैं, बहुत खतरा है। फिर किम वहाँ से आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को साइड में रोक देता है और पीटर से कहता है कि तुम मेरा पैसा दोगे तभी मैं तुम्हें ग्वांगजू ले जाऊंगा। पीटर उसे आधा पैसा देता है और कहता है कि आधा मैं वापस सियोल जाने पर दूंगा। किम को उसकी बात माननी पड़ी और फिर वो उसे ग्वांगजू ले आया। पर यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था, एकदम सन्नाटा, सड़क पूरी तरह से खाली। पीटर अपना कैमरा निकालता है और वीडियो लेने लगता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आता है जो विरोध कर रहे स्टूडेंट से भरा था। वो उसके सामने आकर रुक गए। उन्हें देख पीटर ने अपना कैमरा लिया और उनका इंटरव्यू लेने लग गए। तब किम को पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर है। यहाँ पे लड़के भी बहुत खुश थे कि कोई उन्हें जानने आया है। पीटर पहला रिपोर्टर था जो उनका इंटरव्यू ले रहा था। उस टीम में एक जेसिक नाम का लड़का था जिसे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने आती है। पीटर उनके साथ चलने की इच्छा रखता है, जिसे सुन किम कहता है कि ठीक है तुम उनके साथ चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और फिर उनका पीछा करने लगता है। पर जैसे उसे मौका मिला कि अपनी टैक्सी वापस मोड़ लेता है, क्योंकि वो इस सब में नहीं पड़ना चाहता, वापस घर जाना चाहता है। और जब वो वापस लौट रहा था कि तभी एक दादी उससे लिफ्ट मांगने लगती है कि मेरा छोटा बेटा हॉस्पिटल में है, मुझे वहाँ तक ले चलो। किम को उसकी हालत देख उसकी मदद करनी पड़ी, पर वहाँ उसे पीटर दोबारा मिल जाता है। वो उसी को ढूंढ रहा था। उसका आधा सामान टैक्सी में ही छूट गया था, जिसके बारे में किम नहीं जानता था। वो उसका सामान वापस करता है। यहाँ पे पीटर उसका बचा हुआ पैसा पूरा दे देता है, जिसे वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर देख लेते हैं। वो तुरंत किम के हाथों से पैसा छीनकर पीटर को वापस दे देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही पैसा ले रहे हो, और फिर किम से लड़ने लगते हैं। ये देखकर किम पीटर का पूरा पैसा वापस कर देता है और कहता है कि मैं सियोल जाकर ही पूरा पैसा लूंगा, और फिर पीटर को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। पीटर ने अपने साथ जेसी को भी ले लिया था ताकि लोगों को अपनी बात समझाने में परेशानी न हो। आगे जाकर किम गाड़ी में गैस डलवाने के लिए रुकता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ग्वांगजू में गैस फ्री मिल रहा है। जेसी उसे बताता है कि इस समय टैक्सी ड्राइवर का काम बहुत मुश्किल है। वो घायलों को हॉस्पिटल ले जाने में मदद कर रहे हैं, और अगर कोई सिपाहियों ने ऐसा करते देख लिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर जेसी उन्हें शहर के बीचों बीच ले आता है, जहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए थे और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। वो एक वीडियो रिपोर्टर को देख बहुत खुश हो जाते हैं। वो किम के लिए भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उसने एक रिपोर्टर को लाया है जो उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगा कि यहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। वो किम और पीटर को खाना भी देते हैं, क्योंकि इस समय पीटर एक पहला रिपोर्टर है जो उनकी सच्चाई सामने लाएगा। बाकियों को सरकार ने दबा रखा है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में
तुम्हें बताती हूँ कि लोग सरकार के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल 26 अक्टूबर 1979 में कोरिया के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वहाँ का सरकार संभालने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक सैन्य अधिकारी सत्ता अपने हाथ में लेने लगे। जनता ने जिसे चुना था वो नेता हटाया जा रहा था। सेना सरकार पर पूरी तरह काबू करने लगी। जनता आवाज उठा न सके, इसलिए पूरे कोरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, जिसे लोगों को लगने लगा कि एक और तानाशाह आने वाला है, मतलब एक ही आदमी सब कुछ तय करेगा। लोग उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि विरोध करने पर सजा दी जाती है। मीडिया, पुलिस, सेना सब तानाशाह के कंट्रोल में रहेगा, इसलिए लोग सरकार और सेना के खिलाफ विरोध कर रहे थे ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। वहीं ग्वांगजू राजनीतिक रूप से जागरूक शहर था। वहाँ के लोग खुलकर लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, इसलिए सरकार और सेना ने ग्वांगजू को टारगेट किया। शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया और लोगों के साथ हिंसा करना शुरू कर दिए। इसी सच को सामने लाने के लिए पीटर यहाँ पर आया हुआ है। ये जानते हुए कि उसकी जान को खतरा है, वो एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से रिकॉर्ड करने लगते हैं। इन खतरों से किम अनजान था और मजे से खाना खा रहा था। अचानक जो लोग नीचे विरोध कर रहे थे उन पर सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिए, उन्हें पीटने लगे। ये देख किम हैरान हो जाता है क्योंकि न्यूज पर उसने झूठी खबर देखी थी कि बेवजह कॉलेज छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, पर यहाँ का माहौल कुछ और ही कह रहा था। वो शांति से विरोध कर रहे थे पर सेना उन पर गोलियां चला रही थी। ये देख वो नीचे उतर जाते हैं और पीटर करीब से वीडियो बनाने लगता है। किम ये सब देखकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत खतरा है, पर पीटर नहीं रुकता। तभी एक सीनियर सेनाधिकारी की नजर पीटर पर पड़ जाती है। ये देख किम पीटर को खींचते हुए टैक्सी पर बिठाता है और वहाँ से बचते बुचाते भाग निकलता है। सैनिकों का इस तरह बर्ताव देखकर वो हैरान था और वो ये भी समझ गया था कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो जेसिक को रास्ते में ही उतार देता है और उसे कहता है कि तुम सीधा अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा राह देख रही होगी, इस सब से दूर रहना। और जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और जब वो गाड़ी चेक कर रहे थे तो एक गाड़ी उनकी तरफ आने लगा। तीनों डर कर खड़े हुए थे, पर ये एक टैक्सी थी। उस टैक्सी का ड्राइवर उनकी मदद करता है, उन्हें खींचते हुए गैराज तक ले आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी को ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे। ये सुनते ही किम अपनी बेटी को लेकर घबरा गया क्योंकि वो घर पर अकेली है। उसकी चिंता में वो पीटर से लड़ने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसे बाकी टैक्सी ड्राइवर और जेसिक मिलकर शांत करते हैं। ग्वांगजू का एक टैक्सी ड्राइवर हांग तीनों को अपने घर ले आता है। इधर जिस सीनियर सेनाधिकारी ने पीटर को देखा था वो पीटर के बारे में सब कुछ पता कर चुका था कि वो कहाँ का है और यहाँ किस पर आया है। इधर ये खाना खाते हुए न्यूज देख रहे थे जिस पर झूठी खबरें आ रही थी कि कुछ छात्रों ने सैनिकों पर हमला किया है और उनकी आतंकी बढ़ते जा रही है। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इन्हीं झूठी खबरों की वजह से टीवी स्टेशन पर आग लगा दिया गया था। ये भी दौड़कर वहाँ जाते हैं। पीटर वहाँ का भी वीडियो बना रहा था। तभी पीटर पर सीनियर सेनाधिकारी की नजर पड़ जाती है और फिर वो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगता है, जिसे जेसिक देख लेता है और फिर उन दोनों को लेकर वहाँ से भागता है। सेना उनका पीछा कर रही थी। वो छुप भी गए थे पर पीटर का एक टेप रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है, जिसे लेने के लिए जेसिक वापस मुड़ा और फिर वो वहीं फंस जाता है। सेना का एक अधिकारी उसे पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों अगर बाहर नहीं निकले तो मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर जेसिक को पता था कि इस सोल्जर को इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसलिए वो पीटर से कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, यहाँ से भागो, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर पीटर और किम भागने लगे और भागते भागते अलग हो गए। इस दौरान किम एक जगह बहुत सारे लोगों को देखता है जिन्हें सिपाही बांध कर ले जा रहे थे। उन्हें देखकर वो और बहुत ज्यादा डर गया। तभी पीछे से एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है, पर थोड़ी देर में पीटर वहाँ आकर किम को बचा लेता है और वहाँ से दोनों भाग निकलते हैं और भागकर हांग के घर आते हैं। इन्हें जेसिक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हांग बार बार पूछ रहा था कि जेसिक कहाँ पर है, पर इनकी हालत देख वो समझ जाता है। वहीं रात को जब ये सो रहे थे तब किम पीटर को अपनी कहानी बताता है कि उसकी पत्नी क्यों और कैसे खत्म हुई। अब उसकी बेटी को संभालने वाला अकेला बचा है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। ये कहते हुए
उसकी आँख से आंसू निकल रहे थे। सुबह होते ही किम चुपके से निकल गया। हालांकि पीटर ये जानता था कि वो जा रहा है, फिर भी चुप रहा और उसे जाने दिया। जब किम अपनी टैक्सी निकाल रहा था तब हांग वहाँ पहुँचता है और उसे बताता है कि तुम्हारी टैक्सी को ढूंढा जा रहा है, तुम इस तरह नहीं निकल पाओगे, और उसे ग्वांगजू का नंबर प्लेट देता है ताकि कोई उसकी टैक्सी को पहचाने ना। पीटर ने उसके लिए कुछ पैसे भी भिजवाए थे जिसे किम लेने से मना कर रहा था, पर हांग उसे जबरदस्ती पकड़ा देता है। किम जाने से पहले उसे बार बार माफी मांग रहा था। इसके बाद किम वहाँ से निकल गया। रास्ते में सैनिक ने उसे देखा भी पर पहचान नहीं पाए। ग्वांगजू से निकलते ही किम ने अपनी बेटी के लिए एक जूता लिया और काफी बार उसे निहारता रहा, और जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसे पीटर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। अंदर से उसका मन रो रहा था, इसीलिए वो एक जगह रुककर अपनी बेटी से बात करता है, ये जानने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। मकान मालिक ने उसकी बेटी को अच्छे से रखा था क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त भी था, और फिर तसल्ली करने के बाद ग्वांगजू के लिए वापस लौट गया। वहाँ जाते ही वो तुरंत हांग के घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी से पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनते ही वो तुरंत भागकर हॉस्पिटल गया। वहाँ वो देखता है कि पीटर और हांग की हालत बहुत खराब है। पीटर तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दरअसल सैनिकों ने जेसी को बुरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसे देख किम की आंख से आंसू निकल गए। उन्होंने साथ में काफी समय बिताया था, वो एक फैमिली की तरह बन गए थे। जिसे देख किम पीटर से कहता है, उठो और अपना कैमरा लो और शूट करो, मैं तुम्हें सही सलामत सियोल तक ले जाऊंगा, वादा करता हूँ। फिर पीटर ने अपना काम शुरू किया। पूरा हॉस्पिटल जख्मियों से भरा पड़ा था, कई खत्म भी हो गए थे। फिर वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बेवजह मासूम लोगों पर गोलियां बरसाया जा रहा था। अगर कोई उन्हें बचाने जाता तो उसे भी शूट कर दिया जाता है, जो देखने में बहुत खतरनाक और दुखद भी है। ये सब देख पीटर के हाथों से कैमरा छूट रहा था। सभी रो रहे थे, ये कहकर कि ऐसे में वो ग्वांगजू के सभी लोगों को मार डालेंगे। तभी किम और कुछ टैक्सी ड्राइवर उनकी मदद करने का सोचते हैं। वो अपनी टैक्सी से एक तरह का बैरियर बनाते हैं और फिर घायलों की मदद करने लगते हैं। उन्हें उस जगह से उठाकर सेफ जगह लाया जाता है। कुछ छात्र ट्रक से भी बैरियर बनाते हैं। इसके बाद हांग किम और पीटर से कहता है कि यहाँ का हम संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ और पूरी दुनिया को यहाँ की सच्चाई बताओ। हालांकि किम वहाँ से निकल रहा था, पर यहाँ का हालात देख उसे लोगों के लिए बुरा लग रहा था। फिर किम पीटर को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर ग्वांगजू से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे सभी पर आर्मी तैनात थी। एक जगह आर्मी उन्हें रोक लेते हैं और उनकी गाड़ी चेक करने लगते हैं। इस दौरान एक सोल्जर की नजर गाड़ी में रखे नंबर प्लेट पर पड़ती है जो सियोल की थी, पर सोल्जर उसे छुपा देता है और उन्हें आगे जाने की परमिशन देता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत है। और जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं कि आर्मी की गाड़ी उनके पीछे लग जाती है। जो सेनाधिकारी पीटर को ढूंढ रहा था वो खुद वहाँ पर पहुँच चुका था, पर वो पीटर और किम को पकड़ पाता कि हांग कुछ टैक्सी ड्राइवर के साथ वहाँ पहुँच जाता है उनकी मदद करने के लिए और उन्हें रोकने लगता है। वो अपनी जान की परवाह न करके बीच में आकर आखिर तक सैनिकों की गाड़ी रोक कर रखी। किम तक पहुँचने ही नहीं दिया। उनकी मदद से किम बहुत दूर चलाता है। वो बहुत कुछ पीछे छोड़ाए थे और उसे उन्हें ठीक करना है। किम तुरंत पीटर को एयरपोर्ट ले आता है। एयरपोर्ट पर भी सेनाधिकारियों ने कॉल कर पीटर की फ्लाइट के बारे में पता करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी फ्लाइट सुबह 10 बजे की है, पर यहाँ पीटर आज रात की ही पहली फ्लाइट बुक कर लेता है। उसने अपने सारे टेप रिकॉर्डर को एक कुकीज के डिब्बे में छुपा लिया था। वो जाने से पहले किम का नाम और नंबर ले लेता है ताकि बाद में उससे मिल सके, क्योंकि उसे किम की टैक्सी को भी रिपेयर कराना है। जिस टैक्सी को किम बहुत प्यार करता है उसकी हालत खराब हो रखी थी। जो लड़ते झगड़ते गए थे वो एक अच्छे दोस्त बन गए। पीटर किम को गले लगाकर विदा लेता है। किम पीटर से कहता है कि अगली बार कोरिया आओ तो यहाँ की भाषा सीख कर आना। फिर पीटर जापान के लिए उड़ जाता है। इधर जब किम घर आया तब उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे किम गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसने बहुत कुछ देखा। वहीं पीटर जैसे ही जापान पहुंचा कि पूरी दुनिया को ग्वांगजू में
जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई पता चल गई कि पिछले 2 दिनों में वहाँ की जनता के साथ क्या हुआ है। और फिर इंटरनेशनल दबाव के कारण कोरिया की सरकार को मार्शल लॉ हटाना पड़ा। फिर यहाँ का हालात धीरे धीरे सुधर गया। कुछ महीनों बाद पीटर वापस कोरिया आता है और किम ने जो नंबर और नाम लिख कर दिए थे उसकी मदद से वो किम को ढूंढने लगता है, पर वो नंबर और उसका नाम दोनों सही नहीं था, इसलिए वो किम से नहीं मिल पाते। 2003 में पीटर को कोरिया बुलाया गया उनके सम्मान में, क्योंकि जो कोरिया के लिए उन्होंने किया है उसे यहाँ की जनता कभी नहीं भूल सकती। वहीं पीटर स्पीच के दौरान सभी से कहता है कि मैंने ये जो कुछ भी किया है अपने दोस्त किम की मदद से किया है। अगर वो नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी टैक्सी में दोबारा बैठना चाहूँगा। पीटर अपनी उम्र भर किम को ढूंढता रहा, पर वो उसे कभी नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वो अभी क्या कर रहा है और कहाँ है, क्योंकि उसका नाम ही सही नहीं था जिससे पता लगाया जा सके। और फिर यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो ये थी किम की पूरी कहानी, जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ पैसा कमाना और अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश चाहता था। लेकिन उसने जब ग्वांगजू में मासूम लोगों को पीटते देखा, सेना की क्रूरता देखा, तो वो पूरी तरह से बदल गया। किम इतना साधारण व्यक्ति था कि अपने काम के लिए कोई इनाम तक नहीं लिया। तो दोस्तों, किम की कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।